चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो, समझता है क्या। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट है ये BC को पैरेलल है। फाइन डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर किसी तरीके से मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, अब किसी के माइंड में आएगा सर ऊपर वाला नीचे वाला ज़रूरी है क्या, लेफ़्ट और राइट नहीं ले सकते क्या। लेफ़्ट और राइट भी ले सकते हो, लेफ़्ट और राइट भी ले सकते हो, लेकिन लेफ़्ट और राइट लोगे ना तो इसको प्रूफ करना कि भाई ये दोनों सिमिलर है बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रूफ करने के लिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो नज़र आ रहे हैं, बाकी एंगल्स को कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, इसको अगर मान लो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसके किसी एंगल से तो कैसे प्रूफ करोगे। इस एंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसके किसी एंगल से तो कैसे प्रूफ करोगे। तो लेफ़्ट और राइट के ट्राइंगल्स लोगे तो भारी पड़ जाएगा, ऊपर और नीचे के ट्राइंगल्स लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि AD और BC एक दूसरे को पैरेलल है, और जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच में आने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होने की वजह से ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, समझ में आ गया। और ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी दो एंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना काफ़ी है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल को और नीचे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। वो दोनों अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो ये चीज़ को हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया कैसे प्रोसीड करना है। चलो तो सॉल्यूशन देखेंगे अब इसका। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है भाई, हम तो नहीं कह रहे। ठीक है, अच्छा देयरफॉर सॉरी इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CPB। ठीक है, APD को कंसिडर कर लो और CPB को कंसिडर कर लो। एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADP। किसको कॉन्ग्रुएंट होगा देखो ज़रा, PBC को या फिर CBP बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ADP यानी कि ये वाला एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल PBC। ठीक है, लिख दूँ इसको PBC। उसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, रीज़न दोनों का एक ही साथ लिखेंगे। एंड एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू PCB। ठीक है, दोनों का रीज़न एक ही साथ लिखेंगे। एंड द रीज़न इज दे बोथ आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। राइट, ये समझ में आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देयरफॉर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी you can say that triangle APD is similar to triangle CPB। ठीक, क्लियर हो गई ये चीज़। चलो और आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ, AP अपॉन जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल रेशियो में होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, AP, ओहो ढंग से बन जाए यार, AP अपॉन CP। ठीक है, यहाँ के पहले दो, यहाँ के पहले दो, AP अपॉन CP इक्वल्स टू यहाँ के दूसरा और तीसरा और यहाँ का दूसरा और तीसरा PD अपॉन PB। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ का पहला तीसरा और यहाँ का भी पहला तीसरा CB।
ठीक है, लेकिन हम लोग उन्हीं दो लोगों को कंसिडर करेंगे जिसकी अपने को ज़रूरत है। तो AP, PD, PC और BP कहाँ नज़र आ रहा है? AP, PD, PC यानी कि CP और PB यहीं पे नज़र आ रहा है। तो हमें लास्ट वाले को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लास्ट वाले को अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो मैं एक और बार लिख करके बता देता हूँ, AP अपॉन CP, या फिर PC लिख लेते हैं यार इसको, उसने PC लिखा है ना, AP अपॉन, अरे यार ये राइटिंग अच्छी नहीं आ रही आज, AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू, PD को क्या लिखा उसने, PD ही लिखा है, और PB को क्या लिखा है, BP लिखा है। तो हम लोग PB को BP लिख लेते हैं, राइट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इन दोनों को अपनी जगह से हटा देना है, ऑल्टरनेंडो बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर आसान भाषा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, इसको इधर इसको इधर, ठीक है ना। देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। क्लियर हो गया? यही तो प्रूफ करना था। अरे बोलो भाई, आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। चलो एंड में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, एक्टिविटी बेस्ड है यार, इसको यहीं कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। या तो एक काम करता हूँ, पूरी एक्टिविटी को उठा लेता हूँ, आएगी क्या पूरी एक्टिविटी? हाँ पूरी एक्टिविटी आ जाएगी। चलो तो पूरी एक्टिविटी को उठा लेते हैं यहाँ से। नहीं यार गंदा लगेगा बहुत, यहीं कर लेते हैं, चलो इसको यहीं कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इन फिगर 1.80 XY इज पैरेलल टू AC। XY जो है ना ये AC को पैरेलल है, ठीक है। इफ़ 2AX इज इक्वल्स टू 3BX, इफ़ 2AX इज इक्वल्स टू 3BX, XY इक्वल्स टू 9, XY इक्वल्स टू 9, ठीक है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। AC की वैल्यू फाइंड करनी है, X मान रहे फिलहाल के लिए, ठीक है। और दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो XY की लेंथ दी हुई है 9 यूनिट्स, और अपने को ये रेशियो दिया हुआ है 2AX इज इक्वल्स टू 3BX, 2AX इज इक्वल्स टू 3BX, ठीक है ना। अब करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये एक्टिविटी खुद बता रही है, ठीक है। तो 2AX इक्वल्स टू 3BX दिया हुआ है, यहीं से शुरुआत करेंगे, इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AX अपॉन BX इज इक्वल्स टू, AX अपॉन BX इज इक्वल्स टू 3/2, 2/3 मत लिख देना गलती से, BX इधर आ रहा है, 2 इधर जा रहा है, ठीक है। BX लेफ्ट में आ रहा है और 2 राइट में आ रहा है, आई बात समझ में। तो क्या बनेगा, 3/2 बनेगा, ना कि 2/3 बनेगा। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, AX अपॉन BX लिखे ना, तो BX अपॉन AX नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो BX अपॉन AX करोगे तो 2/3 मिलता, लेकिन जो एक्टिविटी में दिया है हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अच्छा अब क्या कर रहा है वो, AX प्लस BX, यहाँ पर क्या लगा रहा है, कॉम्पोनेंडो लगा रहा है। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इस पर कंपोनेंडो अप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये लगा रहे हैं कंपोनेंडो, यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो AX प्लस BX अपॉन BX विल बी इक्वल टू 3 + 2/2, ठीक है। तो दिस बिकम्स व्हाट, 5/2, राइट में तो 5/2 हो गया। अब यहाँ देखो AX प्लस BX, AX प्लस BX, AX और B कोलिनियर होने की वजह से AX प्लस BX की वैल्यू विल बी इक्वल टू AB। AX प्लस BX की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। सर AB निकाल क्यों रहे हैं, AB निकाल क्यों रहे हैं, AB इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है ना, इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करना है। कौन से दो ट्राइंगल सर, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। कोई बोलेगा कि सर ये नीचे वाला क्यों नहीं कंसिडर करें, अरे ये ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये दूसरा वाला ट्राइंगल नहीं है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ में। तो ये छोटा ट्राइंगल और फिर बड़ा वाला ट्राइंगल। आई होप क्लियर है तुम लोगों को ये, ठीक है ना। चलो तो हम क्या कर रहे हैं, AB की वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि हम लोग इस छोटे ट्राइंगल को कंसिडर कर सकें और बड़े ट्राइंगल को भी कंसिडर कर सके। दो ट्राइंगल्स को कंसिडर क्यों करना है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, AB अपॉन BX इक्वल्स टू क्या लिख लिया, 5/2 लिख लिया कंपोनेंडो के जरिए से।
अब देखो बी सी ए और बी वाई एक्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है। कौन से टेस्ट से? देखो डायरेक्ट सिमिलर प्रूफ कर दिया उसने, डायरेक्ट सिमिलर बोल रहा है, हमको माइंड में सोचना है और बताना है कि कौन सा टेस्ट है। चलो तुम लोग बताओ, तुम लोग बता सकते हो कि भैया ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से वाले, बी सी ए ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से सिमिलर है? बोलो। ऑडियो भी ऑन कर सकते हो। देखो शारिक ने बता दिया करेक्ट, ए टेस्ट, ठीक है करेक्ट है, ए टेस्ट करेक्ट है। और किसी के माइंड में आ रहा है ए टेस्ट? क्यों ए टेस्ट? सोच सकते हो ए टेस्ट से क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ए टेस्ट, हाँ ए टेस्ट से देखो एक तो कॉमन एंगल नज़र आ रहा है तुम लोगों को, एंगल बी, ठीक है, ये छोटे ट्राइंगल में भी है, बी सी ए में भी है और बी वाई एक्स में भी है। बी सी ए बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल बी है और बी वाई एक्स में भी, छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल बी है, ठीक है। तो एंगल बी तो अपने आप को कॉन्ग्रुएंट ही होगा, एंगल बी तो अपने आप को कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो एक एंगल तो ये हो गया। सर दूसरा एंगल कहाँ से लाए? तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, एक्स वाई और ए सी एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों 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 सर क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? अरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, ठीक है आगे बात समझ में। एंड दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हमें 3 की ज़रूरत भी नहीं थी, 2 से ही हम लोग काम बना सकते हैं, ठीक है। उसने तो 2 भी नहीं लिया, डायरेक्ट एक ही से बता दिया। हाँ डायरेक्ट उसने लिख दिया कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है वो तुम बता दो। तो ए टेस्ट से सिमिलर है, ठीक क्लियर। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। तो बी ए अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई। तीसरा भी आता है यहाँ पर, लेकिन हमको 2 की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग 2 ही लिख रहे हैं, जैसे पिछले सम में हुआ था वैसे ही, ठीक है। तो अब देखो बी ए अपॉन बी एक्स की वैल्यू तो मिल चुकी है 5/2, बी ए अपॉन बी एक्स की वैल्यू तो मिल चुकी है 5/2, है ना, कंपोनेंटों से निकाले। अब ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एक्स वाई है, छोटे ट्राइंगल की 9, वो भी अपने को दी हुई है, और ए सी फाइंड करना था। देखो इन 4 वैल्यूज़ में 3 नोन है और 1 अननोन है। कैस सर? हाँ नहीं कैस सर नहीं है, मुझे दे दो मुझे दे दो, आज तो नहीं आएंगे वो। हाँ भाई चलो, तो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। यहाँ पर इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें नोन है, 1 अननोन है, और वही तो अपने को फाइंड करना था, उसी अननोन को निकालना है, तो वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 9 5 45, 45/2 22.5। क्लियर हो गया ये? हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो गुड।